फनी साइकिल। बरहमपुर नाम के गांव में अधिकारी नाम का एक राजकीय नायक हुआ करता था। वो एक बहुत बड़ा कमीना है, ये पूरे गांव को पता था। लेकिन गांव में उसका एक बड़ा प्रशंसक था, उसका नाम था मुन्ना। उसका दिमाग कम चलता था और जबान ज्यादा। अधिकारी का जन्मदिन आते ही वो धूमधाम से उसे मनाता था। गांव में सबको मुन्ना मिठाई बांटता था। लोग वो मिठाई खाकर उसके जाने के बाद उसके पेट पीछे हंसते रहते थे। मुन्ना यूं सबको मिठाई बांटता था। वो अधिकारी ही सबसे बड़ा कमीना सोचे तो ये उसका प्रशंसक तो और बड़ा गधा है। पता नहीं इस गांव में चल भी क्या रहा है। एक बार वो लॉन्ग मोटर बाइक लेकर उसमें कुछ झंडा पकड़ने वाले को बिठाकर अधिकारी भाई जिंदाबाद, अधिकारी भाई जिंदाबाद, अधिकारी भाई का जन्मदिन उन्हें मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू अधिकारी भाई यूं पुकार रहा था। तो पीछे बैठने वाले लोग भी अधिकारी भाई जिंदाबाद, अधिकारी भाई को हैप्पी बर्थडे यूं चिल्लाने लगे। क्यों रे इतने धीरे से चिल्ला रहे हो? सुबह अच्छा नाश्ता ठूसा ना, हर दिन के 500 ले रहे हो ना, जोर से चिल्लाओ रे कमीनो। अधिकारी भाई जन्मदिन मुबारक हो। यूं चिल्लाते ही पीछे वाले भी अधिकारी भाई जन्मदिन मुबारक हो यूं जोर से चिल्लाने लगे। वे यूं करते करते अधिकारी के घर आए। अधिकारी भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके नाम पर आज मंदिर में पूजा भी करवाया भाई, आप जल्दी एमएलए बन जाओ यूं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू मेरे भाई। गांव में भले ही सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन तुम एक ही हो जो मुझे समझते हो रे। ऊपर से प्रशंसक संघ भी स्थापित किया। मैं एमएलए बन गया तो तुम्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना दूंगा रे, तब तुम खूब पैसे कमाओगे, पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। भैया कैसी बात कर रहे हो? मुझे बहुत दुख पहुंचता है। मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, आप पर बहुत अभिमान है इसीलिए कर रहा हूँ। आप मेरे हीरो हो भाई, इसीलिए आपके हर साल जन्मदिन पर कुछ न कुछ ऐसे करने का प्लान करता हूँ भाई। वैसे कैसा है भैया ये लॉन्ग बाइक? बहुत अच्छा है रे। मैं कब्जा करने के काम पर जा रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे। जाओ भाई जाओ, आप कभी रुकते ही नहीं। आपके जन्मदिन पर आपके कब्जे के काम पर जाना हो तो बहुत महान हो भाई आप। आई लाइक दैट, इसीलिए आप मेरे हीरो हैं। अगले साल बर्थडे पर और बड़ा अरेंजमेंट करूंगा भाई। इस तरह एक साल बीत गया। इस बार मुन्ना एक मैकेनिक से एक अलग किस्म का साइकिल बनवाया। उसके ऊपर लोगों को बिठाकर अधिकारी भाई जिंदाबाद, अधिकारी भाई के जन्मदिन पर बधाई हो यूं चिल्ला रहा था। तो पीछे आदमी भी अधिकारी भाई जिंदाबाद, अधिकारी भाई के जन्मदिन पर बधाई हो यूं पुकारने लगे। वो देखकर सारे गांव वाले खूब हंसने लगे। इस तरह वो रास्ते पर जाते हुए एक व्यक्ति को साइकिल से दे मारा। वो नीचे गिर गया। फिर वो खड़े होकर मिट्टी को उड़ाकर साइकिल से उतरे मुन्ना से, थोड़ा देखकर चला सकते हो ना बेटा? वैसे ऐसी साइकिल पर बैलेंस हो सकता है क्या भला? खैर जाओ। क्या जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, इधर ही रास्ते पर सोऊंगा। तुझे क्या करना है? हाँ तुम जाओ पहले। नहीं भाई नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या जो नहीं नहीं बोल रहे हो? बेटा नहीं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मेरा नाम कबीर सिंह है। गुस्सा आ गया तो फिर मैं रुक नहीं सकता। मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। क्या तुम कमीने इंसान हो? हम तो तुमसे भी और ज्यादा कमीने हैं रे। जितना चाहो उतना नीचे गिरकर बात कर सकते हैं। तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता। क्या झगड़ने के लिए आ रहे हो क्या? तुम्हें कोई शक है? तुम्हारे गंजे सर पर एक मारूंगा। देखो भाई अब क्यों बहस करें, मैं ही चले जाता हूँ। छोड़ो। कहाँ जाओगे रे? पहले हमारे बारे में सब जानो फिर जाओ। हम बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। हमारे लिए कोई जेल नहीं, पुलिस स्टेशन भी नहीं। तिहाड़ जेल के हम तो रेगुलर कस्टमर हैं। जेल जाकर आना हमारा ससुराल जाकर आने उतना आसान है रे इडियट। हमारा फोटो तो किसी भी पुलिस स्टेशन में मिल जाता है रे। और तो और हमारे बारे में बताने के लिए बच्चों को भी एक पार्ट में बताएंगे सोच रहे रे नालायक। कब से देख रहा हूँ हम कह रहे हो। कितने लोग हो भाई आप? राउडी से आपके अच्छे कनेक्शन है क्या? अब्बा
कौन हो रे तुम? रउडी जितने चीप कनेक्शन नहीं रखते हम। हमारे नेटवर्क का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे इंटरनेशनल क्रिमिनल से बड़े बड़े गैंगस्टर से लिंक है। वो नाम बता दिया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा तुम्हें, गंजा कहीं का। हमारे गुरु कौन है जानते हो? द ग्रेट अधिकारी भाई। बात करोगे फोन पर? कहकर सर पर मारा। इतने में पुलिस जीप वहां आई। उसमें से उतरकर पुलिस उस आदमी को सैल्यूट किए। वो देखकर मुन्ना शॉक होकर सर आप? मैं यहाँ का नया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आई एम द न्यू एसीपी कबीर सिंह। जेल में उसे और अधिकारी को पकड़कर पुलिस वाले खूब पीटे। फिर अधिकारी उसे पकड़कर खूब पीटा। गधे कहीं के, तुम्हारे किए काम के वजह से मुझे भी फंसा दिया ना रे, तेरे अभिमान के कारण। यूं चार मारा। भैया भैया मत मारो। यूं चिल्लाने लगा। एक गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता था। उस सीमेंट फैक्ट्री में जगजीवन नाम का बूढ़ा आदमी सीमेंट की बोरियां उठाता था। वो फैक्ट्री के अंदर सीमेंट बस्ता उठाकर बहुत दूर चलता था। बाहर कहीं दूर रहा ट्रैक्टर्स और ट्रक्स में बोरियां भरता था। जगजीवन वैसे मेहनत करके कमाए पैसों से उसके बेटे सुंदर को डिग्री पढ़ा रहा था। एक दिन सुंदर अपने पिता से, क्यों पापा, इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ ना कुछ नौकरी करके हमारे परिवार का पालन पोषण कर लूंगा ना। नहीं बेटा, हमारे वंश में पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट देने वाला तू अकेला है। तुम भी अगर नहीं पढ़ोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी मजदूर का काम करके ही जीवन बिताएगा। इसलिए तू मेरे बारे में सोचना छोड़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पिता को हाँ बोला, पर पिता की मेहनत के ऊपर उसे तरस आती थी। एक दिन जगजीवन सेकंड हैंड बाइक खरीद के सुंदर को दिया। बेटा, तुम्हारे क्लास में सभी के पास बाइक है ना, तुम अकेले साइकिल में जा रहे हो तो तुम्हारा अपमान कितना होता होगा। तुम कभी मुंह खोल के कुछ पूछते नहीं हो, इसलिए मैं अपनी शक्ति के मुताबिक ये सेकंड हैंड बाइक खरीद के दिया। अब से तुम कॉलेज इसी में जाओ। सुंदर को पिता का वो प्रेम देखकर उसकी आंखें भर आई। वैसे सुंदर उस बाइक पे कॉलेज जाने लगा। कुछ दिन के बाद गर्मियों की छुट्टियां आई। इन छुट्टियों में कैसे भी करके बाबूजी की मदद करनी होगी, उनकी मेहनत को हमेशा के लिए दूर करना होगा, लेकिन कैसे करूं सोचने लगा। कुछ देर बाद सुंदर को एक अच्छा सा आइडिया आया। तुरंत उसके बाइक के पीछे एक छोटा जेसीबी आर्म को वेल्डिंग किया। बाइक हैंडल पे गियर लगा के उसको कनेक्शन दिया। सुंदर वो बाइक जेसीबी को लेकर पिता काम किए उस सीमेंट फैक्ट्री में गया। जगजीवन उस बाइक को देखकर आश्चर्य हो गया। क्या है रे ये? बोलूंगा, पहले आप बाइक पे चढ़ो, कहकर उसे बाइक चढ़ाकर ले गया। वहां पे रहे सीमेंट बोरियों के पास बाइक को पार्क किया। बाइक हैंडल पे लगे गियर्स को बदला। तब जेसीबी आर्म एक ही साथ 4 सीमेंट बोरियां उठाई। बाइक के पीछे बैठा जगजीवन आश्चर्य से देख रहा था। सुंदर उस बाइक को फैक्ट्री के बाहर लेकर गया। वहां पे रहा ट्रैक्टर के पास जाकर और एक गियर चेंज किया। वो जेसीबी आर्म उन 4 बोरियों को ट्रैक्टर में डाली। ये सब देखते बाकी कुलियां आश्चर्य हो गए। सुंदर अपने पिता से, पापा, अब आपको बोरियां उठाने की नौबत नहीं आएगी, बस इस बाइक जेसीबी को कैसे चलाते हैं वो सीख लीजिए। बोरी के हिसाब से पैसे देते हैं ना, तो एक लोड में एक साथ 4 बोरियां आप लोड कर सकते हैं, तब आपकी कमाई भी अधिक होगा। जगजीवन उसकी चतुरता को देखकर दंग रह गया। ये सब गौर किया फैक्ट्री का मालिक वाडेकर वहां पे आया। वाडेकर सुंदर से, सुंदर, यू डिड ए फैंटास्टिक जॉब। मैं अमेरिका में बड़े बड़े डिग्री हासिल किया, लेकिन
इतने कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे करवाना है वो सोच मुझे अभी तक नहीं आया। तुम सिर्फ अपने पिता को ही नहीं, इस फैक्ट्री को और इसमें काम किए मजदूरों को भी मदद की। तुम ऐसे बाइक जेसीबी और 30 तैयार करवाओ, उसकी जो भी लागत है मैं लगाऊंगा। कहकर जगजीवन से, जगजीवन तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, तुम्हारा बेटा बहुत विद्वान है, मैं उसे हमारे कंपनी में ही नौकरी दूंगा। आज से वो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करेगा। उतना ही नहीं, वो चाहे जितना भी पढ़े सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तू अब जाके आराम कर। जगजीवन की खुशी की अब कोई सीमा नहीं रही। सुंदर वैसे उस फैक्ट्री में पार्ट टाइम इंजीनियर के तौर पे काम करने लगा। मजदूर सभी उस बाइक जेसीबी में सीमेंट बोरियां लोड करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने लगे। एक गांव में मुन्ना नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। मुन्ना को भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई दया करके पैसे दिए तो भी वो नहीं लेता था। मुन्ना मंदिर के बगल में रहने वाले खाली जगह में बीज बोता था। बैंगन, टमाटर और भिंडी के बीज को बोने लगा था। कुछ दिनों के बाद वो पौधे बढ़ गए थे। मुन्ना उनको काट के 2 थैलियों में इकट्ठा करता था। उन थैलियों को लेकर 20 किलोमीटर की दूरी पैदल जाता था और बाजू वाले गांव में सब्जी मंडी में ले जाकर एक जगह में रखता था। उधर बैठ के, आइए बाबू आइए, ताजे ताजे सब्जी ले जाइए, कम दाम में ताजे ताजे सब्जी, कोई भी कीटनाशक या हानिकारी केमिकल्स डाले बिना उगाए हुए सब्जी, कहकर पुकारता था। वो सब्जी बहुत ताजे और स्वादिष्ट रहने के वजह से सब लोग मिनटों में उनके सारे सब्जी खरीदते थे। ये सब बगल में नट्टू नाम के और एक सब्जी बेचने वाला देखता था। इस मुन्ना के वजह से मेरे सब्जी नहीं बिक्री हो रहे हैं, इसका धंधे को कैसे भी गिराना है, कहकर सोचा था। मुन्ना ऐसे कमाए हुए पैसों से खाना खाता था और स्कूल भी जाता था। एक बार उस जगह में सब्जी अच्छी तरह उगाए थे। इतने में नट्टू उधर आकर, क्यों बे, ये मंदिर की जगह तुम्हारे बाप का जगह समझा क्या? तुम्हारी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो। मालूम है ये जगह हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए दान दिए थे, इसलिए इस जगह में उगाए हुए सब्जी मेरे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो कोई और जगह जाकर उगाओ, जाओ इधर से। ये जगह तो तालाब के बगल में है चाचा, इसीलिए बिना पानी डालने से भी यह सब्जी उगा रहे हैं। मैं तो बच्चा हूँ और एक जगह में पानी डालना मुझसे नहीं हो पाएगा चाचा, यही एक आदर है मुझे, दया करके छोड़ दीजिए चाचा। क्या रे, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, कहकर उनको धक्का दिया। सारे सब्जी को लेकर उधर से चला गया था। मुन्ना को क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर, हे भगवान, अब आपको ही मुझे कुछ मदद करना होगा, कहकर मांगा। मुन्ना अगले दिन उठ के देखा तो उस जगह में फिर से बहुत सारे सब्जी उगाए हुए थे और उनके बीच में एक विशाल बैंगन भी उगाया हुआ था। उसको देखकर मुन्ना हैरान हो गया था। इतने में उधर से गुजर रहा नट्टू भी देखा था। नट्टू आकर, अरे ये क्या हो गया रे, कल ही मैंने सारे सब्जी को काट लिया था, इतने में इतना सारे सब्जी कहां से उगाए रे? अरे ये बैंगन को देखो, इतना बड़ा है, क्या डाल के इन्हें उगा रहे हो? कहकर उन सब्जी को काटने के लिए देखा, बस वो बैंगन हवा में उड़ गया और नट्टू को जोर से मारने लगा। फिर नट्टू, बाप रे ये क्या हो रहा है, कहकर उधर से भागने लगा था और वो बैंगन उनका पीछा करने लगा। नट्टू गांव में भाग रहा था और वो बैंगन उनका पीछा पड़ के बहुत मारने लगा था। फिर नट्टू एक जगह में जाकर नीचे गिर गया, मगर वो बैंगन तो उनको बिना अंतर देते हुए मारने लगा था।
मुझे छोड़ दो माँ, फिर जिंदगी में कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, कहकर उनको प्रणाम किया। फिर वो बैंगन उधर से चला गया और फिर मंदिर के पास पहुंच गया। फिर वो बैंगन एक कार जैसा बदल गया था। मुन्ना उसको देख के चौंक गया था। फिर मुन्ना ने सारे सब्जी को काटकर उस बैंगन कार में डालकर जा रहा था। ऐसे ही वो सब्जी मंडी पहुंच गया था। वहां वो पूरे सब्जियों को बेच दिया था। फिर मुन्ना उस बैंगन कार में स्कूल भी जाने लगा था। मुन्ना बच्चों को उस कार में घुमाता था। ऐसे उस जगह में रोज सब्जी उगाते थे और मुन्ना उनको बेचकर अच्छा कमाने लगा था। ऐसे ही मुन्ना अच्छा पढ़ के बड़ा आदमी बन गया था। फिर मुन्ना उसी कार में कॉलेज को भी जाने लगा था। एक गांव में सुकुमार नाम का साइकिल रिक्शा चलाने वाला रहता था। वो रोज मेहनत करके उसकी बीवी पद्मा और बेटा विवान का पालन पोषण करता था। सुकुमार रोज सुबह रिक्शा ले जाते वक्त पद्मा रोती थी। बेंच कार में घूमने वाले आपको ऐसे साइकिल रिक्शा चलाते वक्त नहीं देख पा रही हूँ जी। आपने इतने सारे दान धर्म किए हैं, उसकी वजह से हमें पुण्य में प्राप्त हुआ ये झोपड़ी और ये साइकिल रिक्शा। भगवान ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया जी। व्यापार में नुकसान हुआ तो भगवान क्या करेगा? और दान धर्म के बारे में बोल रही है तो बिना आशा के दान जब दोगे उसी से ही पुण्य मिलता है और दिए दान को कभी बताना नहीं चाहिए। इसलिए जितना है उतने में ही हमें जीना चाहिए। कम से कम भगवान ने मुझे साइकिल रिक्शा चलाने की ताकत तो दी है, उतना बस है। मुझे देखकर तुम उदास मत होना। माँ बाप की बातें सुनकर विवान बहुत दुखी होता था। सुकुमार वैसे ही गांव के गरीब बुजुर्गों को रिक्शा में फ्री में बिठा के लेके जाता था। वो बुजुर्ग सुकुमार को रोज आशीर्वाद देते थे। एक दिन पद्मा सुकुमार से, सुनिए जी, हमारे पास रह गए वो कपड़े ही हैं। अभी वो कपड़ों को भी चूहे काट रहे हैं। उसके लिए कोई भी पुराना अलमारी हो तो अच्छा होगा जी। सुकुमार तुरंत कूड़ा प्रसाद नाम के पुराने सामान बेचने वाले के पास गया और वहां पर रही बहुत ही पुरानी अलमारी बहुत ही कम दाम में खरीदा। सुकुमार उस अलमारी को घर में रखा। पद्मा वो अलमारी को खोलने गई। उतने में वो अलमारी बात करना शुरू किया। मैं मामूली अलमारी नहीं हूँ, जादुई अलमारी हूँ। मैं जिसे चाहूं उसे वरदान नहीं देती हूँ। असल में बात नहीं करती हूँ, जो लोग अच्छे हैं उन्हें ही वरदान देती हूँ। इसलिए मेरी महानता मालूम ना होने के वजह से सभी लोग मुझे बेच देते हैं। आप कितने अच्छे हैं वो मैंने देखा है। आपको क्या चाहिए मांगकर मुझे खोलिए। वो तीनों आश्चर्य हो गए। माँ, मैं कितना भी मेहनत करके मेरे पत्नी और बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार नहीं दिला पा रहा हूँ। वो लोग बेचारे कुछ भी मांगे बिना अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। उनको अच्छा खाना खिलवा दो माँ। उसमें से तरह तरह के पकवान नीचे गिरे। आप भी आइए, खाना खाते हैं। तीनों बेचारे भरपूर भोजन किए। उसके बाद अलमारी, और क्या चाहिए मांगो। और कुछ भी नहीं चाहिए माँ, अच्छा खाना खिलाया, मेरे लिए बस उतना ही है। आपके जैसे निस्वार्थ और बिना लालच के मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा है। आपके जैसे लोग होने से ही कई सारे लोगों की भलाई होगी। इसलिए आपको अपार संपत्ति दे रही हूँ। उससे आप भी आनंद से रहिए और दूसरों को भी सहायता कीजिए। वो अलमारी के दरवाजे से अपने आप खुले। उसमें से सोने के सिक्के नीचे गिर गए। वहां पर सोने का ढेर जमा हो गया। तीनों ने अलमारी को प्रणाम किया।
बाद में सुकुमार ने अच्छा सा घर बंधवाया, वापस से उसका व्यापार शुरू किया। गरीबों को दान भी करने लगा। एक दिन कूड़ा प्रसाद सुकुमार के घर के पास से गुजर रहा था। सुकुमार को दान करते वक्त देखकर कूड़ा प्रसाद, कल तक साइकिल रिक्शा चलाने वाला आज इतना पैसा वाला कैसा हो गया, ये सब तुझे पता चलाना ही होगा करके सोचा। बाद में उनके घर के खिड़की से देखा तो पद्मा ने अलमारी का दरवाजा खोलते ही उस अलमारी के दरवाजे से पैसे निकले। ये तो मैंने ही बेचा हुआ अलमारी है, छी, इसके बारे में पता ना होकर बेच दिया, इसे कैसे भी यहाँ से चुरा कर ले जाना होगा। उस दिन रात कूड़ा प्रसाद उनके घर गया। अलमारी के पास जाकर दरवाजा खोला, बस बात खत्म। वो अलमारी ने कूड़ा प्रसाद को अंदर की ओर खींचा, अंदर दबा दब दे मारा। अरे मुझे माफ करो, मुझे मत मारो, अभी बस करो, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। उतने में सुकुमार उधर आकर अलमारी का दरवाजा खोला। कूड़ा प्रसाद मार खाकर बाहर आया तो सुकुमार को नमस्कार करके, मुझे माफ कीजिए, लालच में आकर आपकी अलमारी चोरी करूंगा सोचकर आया था। ये जादुई अलमारी मेरे जैसे गलत आदमी को कैसे वरदान देगी, अब मुझे मालूम पड़ा कहकर निकल के जा रहा था। तब सुकुमार उसे रुकाकर उसे बहुत सारा पैसा दिया। ये पैसों से कुछ भी बड़ा व्यापार शुरू करो, अपने परिवार को अच्छे से देखो, ऐसे ही दूसरों की सहायता करो। कूड़ा प्रसाद ने सुकुमार का नमस्कार किया। एक गांव में सीताराम नाम का एक किसान हुआ करता था। उसके 2 बेटे थे, जतिन, अमन। जतिन बहुत होशियार था, लालची भी। अमन बहुत भोला था, वो अनपढ़ था, कोई कुछ भी कहता वो मान लेता था। वो भुक्कड़ होने के कारण मोटा भी था। सीताराम हमेशा अमन के बारे में ही चिंता करता था। एक दिन सीताराम जतिन को बुलाकर, देखो जतिन, मैं ज्यादा तो जी नहीं पाऊंगा, तेरा भाई बहुत भोला है, मेरे जायदाद में अपने साथ साथ उसे भी आधा हिस्सा देना, वैसे ही हमारा संपत्ति का विल लिखा, उसे ध्यान से देखना बेटा। कुछ दिनों बाद सीताराम गुजर गया। जायदाद को बांटने का समय आ गया। जैसे पिताजी ने कहा वैसे ही हमें जायदाद बांटना होगा। विल के प्रकार उनकी हर चीज पर हमारा बराबर का हक है, इसीलिए जो तुम्हारे पास है वो भी हम दोनों का आधा आधा होगा। तुम हमेशा मेरा ही भला चाहोगे ना भैया, पिताजी के बाद मेरा आपके अलावा कौन है बताओ। ठीक है, फिर पहले हम उनका जमाए पैसे बांटते हैं, जैसा आप कहो वैसे ही करेंगे भैया। जतिन विल का कागज उसके सामने रखकर, देखो भाई, पापा के कुल मिलाकर जमा हुए पैसे 4 लाख हैं, एक को 2-2 लाख मिलेंगे। फिर देखो भाई, अब जो तुम्हारे पास 2 लाख हैं, उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हें मुझे देना होगा। अमन फिर उसे 1 लाख दिया। अमन जतिन का किया गया ये धोखा समझ नहीं पाया। उसके प्रकार जतिन 3 लाख ले लिया। अमन के पास 1 लाख ही बचा था। अब पिताजी के भैंस बांट लेते हैं। सीताराम के पास 3 भैंस थे। हम 3 भैंस को कैसे बांटेंगे? एक भैंस को आधा कर देते हैं, आगे वाला हिस्सा तुम ले लो, पीछे वाला हिस्सा मैं ले लूंगा। रे, ऐसे करने से तो भैंस मर जाएंगे। एक काम करो, तुम्हारे पास जो पैसे हैं ना, उससे तुम एक भैंस खरीद लो, फिर वो 4 हो जाएंगे, तब हम उसे बराबर बांट सकते हैं। वाह, क्या आइडिया दिया भाई, सुपर कहकर अपने पास मौजूद 1 लाख रुपए से तुरंत एक भैंस खरीदा। दोनों को फिर 2 भैंस मिले। हाँ, अब जो तुम्हारे पास भैंस है उसमें आधा, यानी एक भैंस मेरा। इस तरह जतिन 3 भैंस ले लिया। अमन अब भी धोखे का अंदाजा नहीं लगा पाया। इस बार ट्रैक्टर का भाग करने का समय आ गया। जतिन अमन से, ट्रैक्टर का आगे वाला भाग मैं ले लूंगा, पीछे वाला भाग तुम ले लो। आगे वाला भाग बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए बड़ा वाला हिस्सा तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम हमेशा मेरा ही भला चाहते हो ना भैया, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। 4 एकड़ के खेत में जतिन 3 एकड़ का खेत लेकर 1 एकड़ अमन को दे दिया।
जतिन के लिए गए अपने हिस्से के खेत में पानी का सरफरा हुआ करता था। साल में 3 बार फसल उगता था। अमन के 1 एकड़ जमीन बंजर भूमि थी, वहाँ बिल्कुल पानी का सरफरा होता ही नहीं था। एक और मुख्य बात बताना भूल गया भाई, तुम किसी साल अगर फसल नहीं उगा पाए तो उस साल मैं तुम्हारा जमीन ले लूंगा, समझे? तुम कितने अच्छे हो भैया, मेरा आलसीपन हटाने के लिए ही ना तुम ऐसे शर्त लगाए। बहुत बहुत थैंक्स भैया। इतने सफाई से अपने भाई को धोखा दे सका, इसलिए जतिन बहुत खुश हुआ। अमन शर्त के प्रकार फसल उगाने के लिए अपने एकड़ जमीन के पास गया। ट्रैक्टर के पीछे वाले भाग से खेती कैसे करे वो समझ नहीं पाया। इतने में सीताराम का दोस्त एक आदमी वहाँ आया। रे, तेरा भाई तेरे साथ बहुत धोखा दिया। तुम्हारे हिस्से की जमीन के लिए पानी नहीं है, और वैसे इंजन के बिना ट्रैक्टर का क्या फायदा। मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो बहुत अच्छा है। मेरा आलसीपन हटाने के लिए, मैं खेती के नए तरीके सीखने के लिए ही मेरा भाई जायदाद ऐसे बांटा है। आप देखते जाइए, मेरा भाई की महानता धीरे धीरे आपको पता चलेगी। वो दुखी होकर वहाँ से चले गया। अमन उस ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से को साइकिल से जोड़ दिया। इस तरह साइकिल ट्रैक्टर तैयार हुआ। अमन उस साइकिल ट्रैक्टर से खेती करने लगा। बहुत मेहनत से पूरा खेत पर हल चलाया। जब थोड़ा बचा हुआ था तब ट्रैक्टर को कुछ लगा और वो रुक गई। बहुत जोर से साइकिल चलाने पर भी वो ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ी। अमन साइकिल से नीचे उतरकर जहाँ ट्रैक्टर रुकी हुई थी वहाँ खोदना शुरू किया। थोड़ा खोदने के बाद वहाँ 2 बड़े घड़े दिखाई दिए। उसके ऊपर का कपड़ा वो हटा दिया। उसमें सोने के सिक्के, हीरे, जेवर सब थे। वो देखकर वो दंग रह गया था। अमन तुरंत उन सबको बेच दिया। जल्दी अच्छा घर बनवाया, बहुत खेत खरीदे। जतिन को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जतिन अमन के पास आकर, ये सब कैसे किया भाई, ये सब कैसे मिले? ये सब आपकी ही वजह से हो पाया भैया। आपकी अच्छाई को बिना जाने सारे गांव वाले आपको भला बुरा कहने लगे। गांव के सामने आपके नाम के ऊपर लगा हुआ कलंक निकाल दूंगा, देखो। जतिन को कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन अमन अपने भाई जतिन का सम्मान कार्यक्रम का इंतजाम किया और सबको बुलाया। जतिन को फूलों की माला और शॉल पहनाकर नमस्कार किया। देखिए, आप सबको जो मेरे भाई के बारे में गलतफहमी है वो दूर करने के लिए ही मैंने ये सम्मान कार्यक्रम का इंतजाम किया। आप सब जैसे सोचे, मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दिया। कहकर उनके पैसों का बंटवारे के बारे में, भैंस के बंटवारे के बारे में, ट्रैक्टर के बंटवारे के बारे में सब बताया। सब वो सुनकर उसके भोलेपन के लिए उस पर तरस खाने लगे। जतिन अपनी इज्जत खो देने के कारण अपना सर झुकाकर बैठा था। आखिर में खेत का बंटवारा मुझे बिना ज्यादा कष्ट दिए निधि वाले हिस्सा मेरा भाई मुझे दे दिया। हमारे समझौता के हिसाब से उसमें आधा मेरे भाई का ही है। मुझे 2 घड़े मिले। एक घड़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया, दूसरा घड़ा आप सबके सामने मैं अपने भाई को दे रहा हूँ। कहकर वो घड़ा जतिन को दिया। गांव वाले अमन को अपना भाई भले ही अन्याय किया हो, लेकिन वो भगवान ने उसके साथ न्याय किया है ऐसे सोच लिए। जतिन घर जाकर बहुत आस से उस घड़े पर जो कपड़ा था उसे निकालकर देखा। उसमें सोने के बदले कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू थे। वे सब बाहर आए। वो देखकर जतिन सर चकराकर नीचे गिर गया। एक गांव में मंगेश नाम का एक व्यक्ति कूड़ा कचरा उठाते हुए अपना जीवन गुजारता था। मंगेश जरूरतमंद प्लास्टिक के सामान और लोहे के सामान उठाकर एक बोरी में डालता था, और जो कचरा जरूरत नहीं थी उसे भी रोड के ऊपर से उठाकर दूसरी बोरी में डाल देता था। बाद में कचरे के व्यापारी के पास जाकर उसे प्लास्टिक और लोहे के सामान बेचता था। बाकी के कचरे को गांव के बाहर मौजूद एक बड़े से डंप यार्ड में फेंक देता था। एक दिन मंगेश की पत्नी, आपकी ये कैसी अजीब आदत है जी, जरूरतमंद चीजें उठाना छोड़कर गांव में का कूड़ा कचरा उठाकर उतनी दूर मौजूद डंप यार्ड में फेंक रही हो। इसके वजह से आपका कितना वक्त बर्बाद हो रहा है और आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। कम से कम आपसे तो भी ये समाज सेवा करना छोड़कर अपने बारे में सोचो।
देखो कमलिनी, हम इस गांव वाले के फेंके हुए कचरे के ऊपर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। इस गांव में नगर पालिका वाले नहीं आते, कचरा कुंडी भी नहीं है। लोगों को कचरा कहाँ फेंकना है समझ नहीं आने के कारण घर के सामने रोडों के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं। इसलिए उस कचरे को उठाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले रहा हूँ। उसमें गलत क्या है बोलो? आप इस जन्म में नहीं सुधरोगे, कहकर अपना सर पकड़ ली। एक दिन मंगेश कचरा लेकर डंप यार्ड को गया। तब उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन हाउस था। मंगेश उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। लगता है इसे नगर पालिका वाले तैयार करे होंगे। शायद अब से कचरे को लाकर यहाँ पर ही फेंकना होगा, सोचा। उस डस्टबिन हाउस के दरवाजे खुल गए। उसने अंदर जाकर देखा कि अंदर कुछ नहीं था। मंगेश अपने साथ लाए कचरे को वहाँ फेंक दिया। ऐसे मंगेश आए दिन गांव में कचरा इकट्ठा करके उसे लाकर उस डस्टबिन हाउस में फेंकने लगा। एक दिन मंगेश घर आकर देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी। क्या हुआ री, ऐसे क्यों रो रही हो गया, सब हो गया जी। आपको पता है ना कि मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है कहकर पता चला है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हुई है और 10 दिन में अगर ऑपरेशन नहीं किए तो वो नहीं जिएगी। ऑपरेशन करवाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे बोल रहे थे। पिताजी मेरे दोनों भाइयों से पैसे पूछे थे, उनके पास पैसे रखकर भी नहीं है कहकर झूठ बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती कहकर पिताजी को पता होने के बावजूद भी अपना दुख बांटने के लिए मुझे फोन किए। बेचारे दोनों कितनी परेशानियां झेल रहे होंगे पता नहीं, कहकर रोने लगी। मंगेश को क्या बात करना है कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन मंगेश कचरे के बोरी के साथ डंप यार्ड को गया। वहाँ डस्टबिन हाउस के सामने बहुत सारा सोना, सोने के बक्से और सोने के घड़े दिखाई दिए। मंगेश आश्चर्य में पड़ गया। उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो घर खाली था। मंगेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वहाँ पर एक बौना राक्षस प्रत्यक्ष हुआ। मंगेश उसे देखकर डर गया। डरना मत, मैं कचरा राज का महाराजा हूँ। कचरा राज? नहीं तो क्या, दुनिया भर में फेंका हुआ कचरा कहाँ जाता है सोच रहे हो? वो आखिर में आकर हमारे पास ही पहुँच जाता है। हम कचरे को हमारी शक्तियों की मदद से गायब करते हैं, नहीं तो कब का ये सारी दुनिया कचरे से भर गई होती। इसलिए मैं तुम्हारे जैसों के लिए ढूंढता रहता हूँ, अच्छा इनाम भी देता हूँ। बाहर मौजूद सारा सोना तुम्हारा ही है। तुम इस घर को जितना कचरे से भरोगे तुम्हें उतना सोना मिलता रहेगा और ये घर तुम्हारे सिवाय किसी और को दिखाई नहीं देगा। तुम जिंदगी भर ऐसे ही जिम्मेदारी से समाज सेवा करोगे कहकर आशा करता हूँ, कहकर गायब हो गया। मंगेश भगवान को प्रणाम किया। बाद में उस सोने को अपने बोरी में डाल लिया और अपने घर पहुंचा। कमलिनी उसे देखकर, इस कचरे को घर क्यों लाए जी? मंगेश तब सोने को बाहर निकाला। बहुत सारा सोना नीचे गिरा। कमलिनी आश्चर्य में पड़ गई। मंगेश जो भी था वो सब कमलिनी को बताया। मुझे माफ कीजिए जी, अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा ही होता है कहकर मुझे अब समझ आ गया है जी। वो लोग बिना देरी किए कमलिनी के माँ का ऑपरेशन करवाए। मंगेश और कमलिनी बहुत बड़े अमीर बने। कमलिनी अपने माता पिता को घर लाकर उनका देखभाल करने लगी। अमीर होने के बावजूद भी मंगेश आए दिन कचरा उठाने का काम करने लगा। कचरे को डस्टबिन हाउस में डालने लगा। उसके भरने के बाद डस्टबिन हाउस के सामने सोना प्रत्यक्ष होने लगा। मंगेश उस सोने को घर लाने लगा।